हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान साइंस अध्याय 11 जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठगत प्रश्न 1, पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है, यानी कि मास्क। मुखौटा यानी मास्क। उत्तर है कि पुलिसकर्मी ने वाहनों के ईंधन दहन से निकलने वाली हानिकारक गैसों, धुएं और धूल के कणों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए यातायात नियंत्रण के समय मुखौटा पहना हुआ है, यानी कि मास्क लगाया हुआ है, जिससे कि उसके जो धूल के कण हैं, हानिकारक धूल के कण उसके शरीर में प्रवेश ना करें। प्रश्न 2, अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ ना किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है। उत्तर है, पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ नहीं करने पर उन पर धूल के कण जमते जाते हैं, इस कारण से वे धुंधली हो जाती है। प्रश्न 3, आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है। उत्तर है, जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जलने में सहायता करने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति को कंबल रोक देता है और इससे आग बुझ जाती है। प्रश्न 4, क्या छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायु रोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करते हैं। उत्तर है नहीं, ऐसी स्थिति में वायु के छोटे छोटे बुलबुले दिखाई नहीं देते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 1, वायु के संगठक क्या हैं, यानी कि वायु किस किस से मिलकर के बनी होती है। उत्तर है कि वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। इसके 99% यानी कि 99% भाग में मात्र 2 गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है तथा शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण पाए जाते हैं। प्रश्न 2, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, यानी कि हम जो सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो उत्तर है ऑक्सीजन गैस। प्रश्न 3, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है, यानी कि वायु जलने में सहायक होती है। उत्तर है वायु ज्वलन में सहायक है। इसको हम निम्न प्रयोग के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। तो देखिए, एक प्रयोग करके देखते हैं कि एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती को एक कांच के गिलास से चित्र के अनुसार ढक दें और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जो मोमबत्ती कांच के गिलास से ढकी थी वह बुझ जाती है तथा दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। तो देखिए, ये एक प्रयोग किया गया है जिसमें एक टेबल के ऊपर ये 2 मोमबत्तियां लगाई गई हैं और दोनों को जला दिया। एक मोमबत्ती को जला करके ऐसे ही छोड़ दिया और जो दूसरी वाली मोमबत्ती है इसको जला करके इसके ऊपर ये देखिए गिलास है, इसको उल्टा ढक देते हैं। और कुछ समय के बाद में हम जब ये गिलास उठा करके देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो पहली मोमबत्ती खुली थी वह तो जल रही है और जो दूसरी मोमबत्ती हमने ढक दी थी गिलास से वह बुझ गई है। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिलास के भीतर की वायु में उपस्थित सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाने के बाद इसके अभाव में मोमबत्ती बुझ जाती है, यानी कि अब गिलास को ढक देने की वजह से उसमें अंदर की जो ऑक्सीजन थी वह खत्म हो गई तथा दूसरी मोमबत्ती को खुले में होने के कारण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन लगातार मिलती रहती है। इस कारण से वह लगातार जलती रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। प्रश्न 4, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई होती है।
उत्तर है कि वायु जल में घुली होती है। इसे हम निम्न क्रियाकलाप के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप है कि सबसे पहले हम एक धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लेते हैं। अब इस पानी को धीरे धीरे गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि पानी के उबलने से पहले हमें पात्र के अंदर की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी में घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। इससे स्पष्ट होता है कि जल में वायु घुली हुई होती है। तो यह प्रयोग बच्चों आप घर पे भी करके देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि बिल्कुल जैसा इसमें दिखाया गया है उसी के अनुरूप आपका भी प्रयोग होगा, और जिससे क्या पता चलेगा कि वायु जल में घुली हुई होती है। प्रश्न 5, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? उत्तर है, रुई को जल में डालने पर इसमें विद्यमान सारी हवा निकल जाती है, जिससे इसकी परतें आपस में चिपक जाती हैं। इसलिए रुई का ढेर सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रश्न 6, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? वायुमंडल। वायु की जो परत है वह क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। प्रश्न 7, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। यानी कि वायु का वह कौन सा अवयव है जिसकी आवश्यकता होती है? तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न 8, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव हैं। यानी कि ऐसे हमें 5 क्रियाएं लिखनी हैं जो वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव होती हैं। तो आइए वह सूची देखते हैं। उत्तर है, वायु की उपस्थिति से संबंधित क्रियाकलाप। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। श्वसन, बादलों का निर्माण, बाष्पोत्सर्जन और निष्पावन, ये सभी वह क्रियाकलाप हैं जिनमें वायु की उपस्थिति आवश्यक है। प्रश्न 9, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार से सहायता करते हैं? उत्तर है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, यानी कि वायुमंडल से लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इसके विपरीत जंतु श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम ऐसा ही करते हैं। हम श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार पौधों के द्वारा छोड़ी हुई ऑक्सीजन को जंतु ग्रहण करते हैं और जंतुओं के द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे पुनः भोजन के निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। नंबर 1 है कि एक साफ शीशे की खिड़की पर जो एक खुले क्षेत्र की ओर खुलती हो, कागज की एक आयताकार पट्टी लगा दें। कुछ दिन के बाद इस पट्टी को हटाएं। क्या आप खिड़की के ढके हुए आयताकार स्थान तक तथा खिड़की तथा बाकी खिड़की में कुछ अंतर पाते हैं? इस क्रियाकलाप को प्रत्येक माह दोहराने से आपको अपने चारों ओर की वायु में विद्यमान धूल के कणों की मात्रा का वर्ष के भिन्न भिन्न समयों में बोध हो जाएगा। यानी कि कब तो मिट्टी ज़्यादा चिपकती है और कब वह कम चिपकती है। नंबर 2 है, सड़क के किनारे पर उगे वृक्षों एवं झाड़ झंकाड़ की पत्तियों का परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि क्या इनकी पत्तियों पर धूल अथवा कालिख तो नहीं जमी है। इसी प्रकार का परीक्षण विद्यालय परिसर अथवा किसी बाग के पेड़ों की पत्तियों के साथ में कीजिए। क्या सड़क के निकट के वृक्षों की पत्तियों पर एकत्रित कालिख तथा बाग या विद्यालय की पत्तियों पर एकत्रित कालिख में कोई अंतर है? इस अंतर के क्या संभावित कारण हो सकते हैं? अपने शहर अथवा कस्बे का मानचित्र लीजिए।
इस मानचित्र में उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां सड़क के किनारे के पादपों पर कालिख की बहुत मोटी परत देखी है। इन परिणामों की अपने सहपाठियों के परिणामों से तुलना कीजिए तथा इन क्षेत्रों को मानचित्र पर अंकित कीजिए। कदाचित सभी विद्यार्थियों के परिणामों को सारांशित करके समाचार पत्रों में छापा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।